हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले हमने 2 चैप्टर इसके कंप्लीट कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आप जाकर के डायरेक्टली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें देखना पढ़ना क्या है हमें। सबसे पहले तो देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ रखा था, 1990 तक। पहले तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था बिफोर इंडिपेंडेंस का, उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में इंडिपेंडेंस के बाद वाला पढ़ा 1990 तक। अब उसके बाद हम 1990 के बाद वाला पढ़ेंगे, इकोनॉमी हमारे इंडिया का किस तरह का इकोनॉमी था। ठीक है, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of the capitalist economic system with those of the socialist economic system। अब ये चीज़ तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 में ही, कि हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, उसको इंडिपेंडेंस के बाद वो जो है फ्रीडम उसको मिल गई थी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो अब उसकी जो इकोनॉमी थी वो फ्री है। जो भी यहाँ के लोग थे, जो भी लीडर्स थे, वो खुद से यहाँ की इकोनॉमी बना सकते थे कि उन्हें कौन सी इकोनॉमी रखनी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम रखना है, फिर सोशलिस्ट रखना है, फिर मिक्स रखना है। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि सोशलिस्ट तो उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन उनने क्या करा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को ही मिक्स करा था। इसकी जो भी अच्छी चीज़ें थी, इसकी जो अच्छी चीज़ें थी, दोनों को मिक्स करके और उस इकोनॉमिक सिस्टम को हमारे इंडिया में फॉलो किया जाने लगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमने पढ़ रखा था। और 1990 तक मिक्स्ड इकोनॉमी का किस तरह से अफेक्ट रहा, किस तरह से वो हेल्पफुल रहा और क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देख रखी है। ठीक है, और एक चीज़ और हमने पढ़ा था कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, आई थिंक पढ़ा था या नहीं पता नहीं, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें उसको लेकर के स्कॉलर्स ने बहुत सारे आर्गूमेंट किए हैं। ठीक है, तो देखो 2 आर्गूमेंट यहाँ पे दिए, वो बेसिकली 2 ही होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं। एक तो जो सपोर्ट कर रहे होंगे मिक्स्ड इकोनॉमी को, और दूसरा क्या होगा, जो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। तो देखो अब देखते हैं कि क्या है इसमें। दिस पॉलिसी रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेराइटी ऑफ रूल्स एंड लॉज विच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। कुछ स्कॉलर्स का क्या आर्गूमेंट था कि जो हमारे पास ये इकोनॉमी है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसने जो भी पॉलिसीज़ ला रखी है हमारे इंडिया में, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट आया है, तो उसने बहुत सारे कंट्रोल कर रखे हैं, रेगुलेट कर रखा है हमारी इकोनॉमी को। हमने पढ़ा हुआ था ना कि बहुत सारा कंट्रोल कर रखा था गवर्नमेंट ने। जैसे कि किसी को भी अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आगे पीछे घूमना पड़ता था जो भी ऑफिसर्स होते थे उनके, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस ऐसे देती ही नहीं थी। जब तक उसे एकदम लगता नहीं था कि हाँ देना चाहिए, तब तक नहीं देती थी। उसके बाद फिर प्रोडक्शन का हो गया कि कितना प्रोडक्शन करने कोई भी गुड्स, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मतलब हर एक स्टेप में जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाते थे लोग, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, तो हर एक स्टेप में उन्हें क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो है ना, कंट्रोल था बहुत ज़्यादा। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जो मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, हम जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है वो खुद से कुछ नहीं कर सकती हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस पर गवर्नमेंट का होता है। जो दूसरे स्कॉलर्स थे उसने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ये पॉलिसी है, जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसने क्या करा है, डेवलप अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर विच प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स। इसने एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया हमारी कंट्री में। अब वो कैसे किया है ये देखते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो थी, हमने इकोनॉमी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से देख लो। कैपिटलिस्ट जो कि मार्केट जिसको वो करती है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो होता है परचेजिंग पावर को देखा जाता है, मतलब कि जिस चीज़ का, जिस गुड्स का डिमांड होगा, सिर्फ डिमांड नहीं होगा, उसको लोग खरीदेंगे भी, खरीदने के लिए उनके पास पावर होगा, परचेजिंग पावर होगा, तो वो क्या होती है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती है। और सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में बेसिकली नीड्स देखी जाती है लोगों की। हमने पढ़ा होता है कि उनकी नीड्स देखी जाती है, जो भी पुअर पीपल्स होते हैं उनकी, जो भी उनका डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जो भी डिमांड्स होते हैं उनको उतना नहीं देखा जाता है, बल्कि जितने भी लोग हैं उन सबको मिलाकर चलने की बात हो रही होती है सोशलिस्ट में। ठीक है,
तो अब कुछ लोगों का कहना है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसने डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया है। मतलब कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं होती तो बेसिकली क्या होता, कैपिटलिस्ट होता या तो सोशलिस्ट होता, और दोनों में क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कैपिटलिस्ट होता तो सारी चीज़ें मार्केट तय करती, सोशलिस्ट होता तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट तय करती। ठीक है, तो अगर कैपिटलिस्ट हो जाता है तो मार्केट क्या तय करती, जहाँ पे परचेजिंग पावर उसको दिखता, जहाँ पे डिमांड दिखता और लगता कि हाँ इसको लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि कोई कार का डिमांड कर रहे हैं, 4 लोग कार का डिमांड कर रहे हैं और वो खरीद भी सकते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसको प्रोड्यूस करेगी। ना कि यहाँ पे जो शर्ट और टी शर्ट्स पुअर लोग डिमांड कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने की बजाय वो क्या करेगी, कार को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उस डिमांड को पूरा करेगी। सोशलिस्ट में होता तो सोशलिस्ट में होता कि गवर्नमेंट सिर्फ मतलब खुद तय करती सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती, ऐसा हो जाता। तो अब यहाँ पे है बात हो रही है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डाइवर्सिफाइड कर दिया। मतलब कि इसने कैपिटलिस्ट को, सोशलिस्ट को, दोनों को ही डेवलप करा है। इसने ध्यान दिया, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी इसने लगाए हैं। जो भी लोग थे वो मतलब बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज लगाते तो लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लगता था, लेकिन इसने क्या किया है, इसने छोटे छोटे शहरों को भी, छोटे छोटे गाँव को भी डेवलप करा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा करके। कुछ लोगों का, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस relating to its external debt. The government was not able to make repayment on its borrowing from abroad, foreign exchange reserves. अब देखो बात हो रही है 1991 की। 1990 तक तो हमने उसमें पढ़ रखा था कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही थी। अब 1991 में हमारे पास क्या आता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो हमारे पास तो मतलब उतनी ज़्यादा वो नहीं थी। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी थी उतनी भी अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली जो भी लोग थे, जो प्योर पीपल्स थे, हम उनके नीड्स को पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ से तो हमें टैक्स उतना मिलता नहीं था और उतना जो है हमें फ़ायदा भी नहीं होता था। ठीक है, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो अब क्या होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सारी नीड्स को पूरा कर सके, तो हमने उधार लेना शुरू कर दिया। और अब उधार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब जो बाकी के कंट्रीज थे वो उधार देना भी नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, और जो हम उधार ले रहे थे वो हम पूरा भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनको हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो भी हमने दूसरी कंट्री से उधार लिया हुआ उसको हम वापस नहीं दे पा रहे थे। हमारी कंट्री की सिचुएशन कुछ इस तरह से आ गई थी। ठीक है, द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाई राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। अब देखो पेट्रोलियम वगैरह हम दूसरे कंट्री से मंगा रहे थे, अब दूसरे कंट्री से हम मंगा रहे तो हमें पेमेंट किस चीज़ में करना पड़ता था, डॉलर में करना पड़ता था। ठीक है, तो अब ये तो हमारे लिए एसेंशियल गुड्स हो गया, और ऐसा हो चुका था कि जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से राइज कर रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड के बारे में। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, बेसिकली वो चैप्टर 2 वाला ही इंट्रोडक्शन था इसमें, कि किस तरह से चल रहा था और आगे जा कर के क्या हुआ अचानक से। ठीक है, द origin of financial crisis can be traced from inefficient management of the Indian economy in 1980s। ठीक है, ये जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है तो उसको हम देख सकते हैं 1980s में जिस तरह से इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो रहा था हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उसको देख करके हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस तो वहीं से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, when expenditure is more than income, the government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from international financial institutions। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो गवर्नमेंट को तो पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी जहाँ से उसको टैक्स वगैरह मिलते, बाकी तो उसने पब्लिक कर रखी थी। और ज़्यादातर वो किसके काम में आया था, तो जो पुअर पीपल्स थे, जो गांव के लोग थे, उनके काम में आ रहा था। ठीक है, वो सबकी नीड्स पूरा करने में गवर्नमेंट हमारी लगी हुई थी। ठीक है, तो उसके पास टैक्स का तो उतना पैसा आएगा नहीं और कहीं से भी कोई भी सोर्स नहीं था पैसे आने का। ठीक है, तो अब हुआ क्या, सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो बहुत ज़्यादा हो गया था हमारी इनकम से ज़्यादा, क्योंकि हमने तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बंद कर रखा था। पेट्रोलियम तो हम फिर भी ला रहे थे दूसरे कंट्री से, एक लिमिट में कर रखा था हमने, क्योटास और टैरिफ पड़ा हुआ था ना। तो आपको याद होगा कि हमने क्या करा था, जो हमारा इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट था, दोनों ही बंद कर रखा था हमने। तो एक्सपोर्ट हम करेंगे नहीं तो हमारे पास तो डॉलर्स आएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब इतना ज़्यादा हमारा जो इनकम है इतना ज़्यादा कम हो गया और खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हमारे कि हमने क्या करा था, हमने उधार लेने शुरू कर दिए। ठीक है, कुछ तो बैंक से हमारी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमने कुछ बैंक से उधार लिए, कुछ हमारी कंट्री के पीपल से लिए, कुछ जो इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे लिए। ठीक है,
When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports. ठीक है, तो देखो अब पेट्रोलियम की बात हो रही है कि हमें कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ता था, सारी चीज़ें तो हमारी कंट्री में होती नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो एसेंशियल होती थी और हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अगर हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था, उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता था, और डॉलर हमें कहाँ से मिलते थे, जो हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी उससे डॉलर मिलते थे। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि हमने एक्सपोर्ट को कितना लिमिट में रखा था। ठीक है, तो जितने लिमिट में रखा हुआ था उसके हिसाब से ही डॉलर्स मिलेंगे हमें। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशियंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मतलब जो भी पैसे वैसे थे, जो भी सोर्स ऑफ इनकम थे, वो जनरेट नहीं कर पा रही थी टैक्सेशन से, तो उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सारी जो कंपनियां थी, लगभग इंडस्ट्रीज पब्लिक थी, प्राइवेट थी नहीं। ठीक है, the government was spending a large share of its income on areas which do not have provide immediate returns such as social sector and defense. देखो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादातर अपने जो पैसे हैं, अपने जो शेयर है इनकम का, वो कहाँ पे खर्च किया है, कहाँ पे स्पेंड करती थी, तो सोशल सेक्टर में और डिफेंस में। ठीक है, और यहाँ से जो है जल्दी इमीडिएटली रिटर्न नहीं हो पाते थे। अब देखो प्राइवेट कंपनियाँ होती, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती, तो वो टाइम से जो है टैक्स देती, और जो भी पेमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट जो इंडस्ट्रीज़ को पे करना पड़ता है, वो सारी देती। तो गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत सारे होते हैं और उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, तंगी नहीं हो जाती। लेकिन उसने क्या किया है, सोशल सेक्टर में, डिफेंस में अपने पैसे को स्पेंड करा है, तो यहाँ से तो इमीडिएटली रिटर्न होने से रहे। ठीक है, Our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. और जो भी हम चीज़ें लेते थे, लाइक जो भी हमने उधार ले रखे थे दूसरी कंट्री से, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो तो हमारे कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने में ही चले जाते थे। मतलब हम इतने ज़्यादा, मतलब समझो कि हमारे पास इतने तंगी हो चुकी थी हमारे पास, कि हम क्या करते थे, अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने में ही जितने भी हमने उधार लिए होते थे वो खर्च हो जाते थे। ठीक है, प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। जो प्राइसेस है एसेंशियल गुड्स के, लाइक पेट्रोलियम्स वगैरह हो गए, जो हम बेसिकली मंगाते थे, उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज होने लगे थे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, देखो, नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। अब देखो बात है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा पैसे की तंगी हो चुकी थी, अब किसी से हम उधार लेते हैं, ठीक है, तो अब वो बार बार तो नहीं देगा उधार, देगा कब, जब हम उसको उसका उधार वापस लौटा देंगे। ठीक है, हमने जो भी उससे कर्ज लिया हुआ है हम उसको उधार लौटा देंगे, तब जाकर के वो दोबारा हमें दे सकता है। लेकिन हमारी कंट्री की ऐसे हालात हो चुके थे कि वो उधार ले तो लेता था, पर उसको उधार वापस लौटाने इतना हो नहीं पाता था। ठीक है, तो कभी इस कंट्री से लिया, कभी उस कंट्री से, कभी इस इंस्टीट्यूशन से, कभी इससे, कभी इससे, ऐसे करके ले तो लिया इतना, बट ये किसी का भी चुका नहीं पाता था। तो सिचुएशन ऐसा आ गया कि कोई भी कंट्री, कोई भी इंटरनेशनल फंडर अब इंडिया को उधार देने के लिए मतलब मना कर रहे थे। ठीक है, कोई भी उधार नहीं देना चाहता था। क्लियर हो गया। इंडिया अप्रोच टू इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड रिसीव $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज क्राइसिस। अब बात आती है कि जब कोई भी कंट्री, कोई भी फंडर नहीं दे रहा था, तो इंडिया ने किससे मतलब गुजारिश की, किससे मांगा, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, जिसको हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी बोलते हैं, उससे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है, अप्रोच किया। तो यहाँ से उसको मिले $7 बिलियन, ठीक है, लोन के रूप में। अब यहाँ पे मिले तो, लेकिन यहाँ पे इसे कुछ चीज़ें कही भी गई हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखी गई हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं, फॉर अवेलिंग द लोन, जब लोन दिया इन दोनों ने, वर्ल्ड बैंक और IMF ने, तब क्या कहा, दिस इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, देखो सेक्टर की स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ी सही कर लेना। तो जो हमारे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनने क्या कहा कि भाई देखो, हम तुम्हें लोन तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए, उसे आज़ाद करना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास जो है वो मतलब पैसे आ सके और तुम्हें बार बार हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जो भी तुमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, सारी चीज़ों को पब्लिक कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर को तुम लाइसेंस इतने लगा रखे हो कि वो जल्दी मतलब तैयार नहीं होते इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पर तुमने इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो उन सबको अब ख़त्म करो, अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ाओ, ठीक है, सबको तुमने लिमिट में कर रखा है तो सबको अब थोड़ी फ्रीडम दो, ठीक है। उसके अलावा और क्या एक्सपेक्टेशन रखी इंटरनेशनल एजेंसीज ने, टू रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे हमारी गवर्नमेंट ने, उसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ में अपने ही जो रोल थे वो लगा रखे थे, ठीक है, मतलब अपना जो भी था वो सारे गवर्नमेंट के चल रहे थे ना हमारी कंट्री में। लाइक जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर के जो भी हमारी इंडस्ट्रियाँ थी सब पे क्या चल रहा था, मतलब जो भी तय किया जाएगा वो गवर्नमेंट करेगी। अगर किसी चीज़ का दाम अगर तय करना है, ठीक है, प्राइस तय करना है तो वो भी गवर्नमेंट तय करेगी। कितने प्रोड्यूसर्स कितने गुड्स प्रोड्यूस करना है वो भी गवर्नमेंट तय करेगी। क्या प्रोड्यूस करना है वो भी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ों से चाहती थी इंटरनेशनल एजेंसीज कि इन सारी चीज़ों को अब फ्रीडम मिले, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब रिमूव किया जाए। जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी ग्रो अप हों, उनको फ्रीडम मिले और वो अपने से सारी चीज़ों को तय कर सके, ठीक है। क्लियर हो गया सबका। और उसके अलावा जो इंडिया और अदर कंट्री के बीच में ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है वो भी ख़त्म किए जाएँ। उसके अलावा आगे हमारे पास है, इंडिया अग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। अब इंडिया के पास कोई और चारा बचा नहीं था और उसे ये कंडीशन मानना पड़ा और तब उसने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड किया, ठीक है। क्योंकि अगर ये मानेगा नहीं तो बार बार इसे वापस जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं लोन लेने के लिए, ठीक है। और कितनी बार कोई लोन देगा, रोज़ रोज़ तो लोन मिलने से रहा, तो हमें ज़रूरत पड़ गई नई इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है। अब इसमें क्या था, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। किस चीज़ की तरफ, तो टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स, ठीक है। इसमें क्या थे, बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिसमें हमने एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है इकोनॉमी का वो बनाया, ठीक है, क्रिएट करा। कि पहले तो हम कंपटीशन से ही डर रहे थे ना कि हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी ग्रो नहीं है, तो कैसे कंपटीशन करेगी दूसरी कंट्री से। लेकिन अब ये कंपटीशन वाली भावना वापस लाई गई, ठीक है, जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ था उसको ओपन किया गया। जितने भी बैरियर्स थे हमारे एंट्री के, मार्केट में एंट्री करने के, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जिनको भी इंडस्ट्रीज़ लगाना होता था, एंट्री करने पे उनके इतने लाइसेंस बनाने पड़ जाते थे कि वो इंडस्ट्रीज लगाने ही भूल जाते थे, ठीक है। तो इन सारे बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।